न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और अब वक्त हो चला है देश और दुनिया से जुड़ी कुछ तमाम खबरों पर नजर डालने का। आइए देखते हैं कुछ हेडलाइंस। 13 दिन में क्या खौफनाक होने वाला है, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। बोहरा समेत पाकिस्तान, इराक, मिस्र चिंता में क्यों? सऊदी प्रिंस और पीएम मोदी की दोस्ती का खौफ। MBS के प्रतिद्वंदी खलीफा एर्दोगन की शरण में शहबाज, दौड़े दौड़े जा रहे तुर्की। भारत से कारोबार कर ही अर्थव्यवस्था बचा सकता है पाकिस्तान। ट्रेड वार के बीच पाकिस्तानी एक्सपर्ट की चेतावनी, मानेंगे शहबाज। और अब खबरें विस्तार से। 13 दिन में क्या खौफनाक होने वाला है, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। बोहरा समेत पाकिस्तान, इराक, मिस्र ये देश चिंता में क्यों है? वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दायर कई याचिकाओं में से एक याचिका दाऊदी बोहरा समुदाय की भी है। दाऊदी बोहरा ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका में कहा गया है कि उनकी संस्था अलदाई अल मुतलक को पूर्ण और निर्विवाद शक्ति प्राप्त है। किसी भी वक्फ बोर्ड को समूह की संपत्तियों को और संबंधित मामलों पर अंतिम शक्ति रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोई भी कानून जो ऐसी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के प्रशासन के अधीन रखने का दावा करता है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षित दाऊदी बोहरा समुदाय की आस्था और आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ वक्फ संशोधन बिल के मामले में अब 5 मई को सुनवाई करेगी। दिल्ली में वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम संगठनों की बड़ी बैठक भी चल रही है। कई जगह धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं। देश और दुनिया की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई की ओर है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दायर कई याचिकाओं में से एक याचिका दाऊदी बोहरा समुदाय की भी है। दाऊदी बोहरा ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका में कहा गया है कि उनकी संस्था अलदाई अल मुतलक को पूर्ण और निर्विवाद शक्ति प्राप्त है। किसी भी वक्फ बोर्ड को समूह की संपत्तियों को और संबंधित मामलों पर अंतिम शक्ति रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोई भी कानून जो ऐसी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के प्रशासन के अधीन रखने का दावा करता है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षित दाऊदी बोहरा समुदाय की आस्था और आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ वक्फ संशोधन बिल के मामले में अब 5 मई को सुनवाई करेगी। दिल्ली में वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम संगठनों की बड़ी बैठक भी चल रही है। कई जगह धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं। देश और दुनिया की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई की ओर है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दायर कई याचिकाओं में से एक याचिका दाऊदी बोहरा समुदाय की भी है। दाऊदी बोहरा ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका में कहा गया है कि उनकी संस्था अलदाई अल मुतलक को पूर्ण और निर्विवाद शक्ति प्राप्त है। किसी भी वक्फ बोर्ड को समूह की संपत्तियों को और संबंधित मामलों पर अंतिम शक्ति रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोई भी कानून जो ऐसी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के प्रशासन के अधीन रखने का दावा करता है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षित दाऊदी बोहरा समुदाय की आस्था और आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ वक्फ संशोधन बिल के मामले में अब 5 मई को सुनवाई करेगी। दिल्ली में वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम संगठनों की बड़ी बैठक भी चल रही है। कई जगह धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं। देश और दुनिया की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई की ओर है। सऊदी प्रिंस और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती का खौफ। MBS के प्रतिद्वंदी खलीफा एर्दोगन की शरण में शहबाज, आखिर दौड़े दौड़े क्यों जा रहे हैं तुर्की? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को सऊदी अरब की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जेद्दाह में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा से ठीक पहले संकेत दे दिया है कि भारत सऊदी अरब को हथियार देने के लिए तैयार है। अब तक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सैन्य संबंध बहुत मजबूत रहे हैं, लेकिन अब प्रिंस MBS भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी प्रिंस को अपना दोस्त बताया है। भारतीय PM की सऊदी अरब की यात्रा के ठीक पहले पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया कि PM शहबाज शरीफ भी मंगलवार को ही तुर्की की यात्रा पर जा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और सऊदी प्रिंस के बीच इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने के लिए प्रतिस्पर्धा जगजाहिर है।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को सऊदी अरब की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जेद्दाह में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा से ठीक पहले संकेत दे दिया है कि भारत सऊदी अरब को हथियार देने के लिए तैयार है। अब तक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सैन्य संबंध बहुत मजबूत रहे हैं, लेकिन अब प्रिंस MBS भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी प्रिंस को अपना दोस्त बताया है। भारतीय PM की सऊदी अरब की यात्रा के ठीक पहले पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया कि PM शहबाज शरीफ भी मंगलवार को ही तुर्की की यात्रा पर जा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और सऊदी प्रिंस के बीच इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने के लिए प्रतिस्पर्धा जगजाहिर है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को सऊदी अरब की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जेद्दाह में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा से ठीक पहले संकेत दे दिया है कि भारत सऊदी अरब को हथियार देने के लिए तैयार है। अब तक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सैन्य संबंध बहुत मजबूत रहे हैं, लेकिन अब प्रिंस MBS भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी प्रिंस को अपना दोस्त बताया है। भारतीय PM की सऊदी अरब की यात्रा के ठीक पहले पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया कि PM शहबाज शरीफ भी मंगलवार को ही तुर्की की यात्रा पर जा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और सऊदी प्रिंस के बीच इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने के लिए प्रतिस्पर्धा जगजाहिर है। भारत से कारोबार कर ही अर्थव्यवस्था बचा सकता है पाकिस्तान। ट्रेड वार के बीच पाकिस्तानी एक्सपर्ट की चेतावनी, क्या मानेंगे शहबाज? टैरिफ युद्ध, टेक्नोलॉजी को लेकर लगी रेस और लगातार बदलते गठबंधन के बीच चीन और अमेरिका के बीच जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा एक नए ग्लोबल ऑर्डर को आकार दे रही है। लिहाजा दुनिया एक नए शीत युद्ध में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें आर्थिक स्थिति और इनोवेशन के आधार पर नेतृत्व हासिल करने की रेस लगी है। इस चौराहे पर भारत अपने विशालकाय बाजार और आर्थिक सुधारों का फायदा उठाकर दुनिया में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान इस व्यापार और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अभी भी अपनी स्थिति को तलाश रहा है। पाकिस्तान के सिटी ग्रुप के पूर्व प्रमुख और द गैदरिंग स्टॉर्म जैसी किताब लिखने वाले यूसुफ नजर ने डॉन में एक लेख लिखकर साफ शब्दों में इशारा किया है कि आधुनिक दुनिया में भारत जैसे देश एक नए ग्लोबल ऑर्डर का निर्माण कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की औकात 2 कौड़ी की भी नहीं बची है। टैरिफ युद्ध, टेक्नोलॉजी को लेकर लगी रेस और लगातार बदलते गठबंधन के बीच चीन और अमेरिका के बीच जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा एक नए ग्लोबल ऑर्डर को आकार दे रही है। लिहाजा दुनिया एक नए शीत युद्ध में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें आर्थिक स्थिति और इनोवेशन के आधार पर नेतृत्व हासिल करने की रेस लगी है। इस चौराहे पर भारत अपने विशालकाय बाजार और आर्थिक सुधारों का फायदा उठाकर दुनिया में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान इस व्यापार और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अभी भी अपनी स्थिति को तलाश रहा है। पाकिस्तान के सिटी ग्रुप के पूर्व प्रमुख और द गैदरिंग स्टॉर्म जैसी किताब लिखने वाले यूसुफ नजर ने डॉन में एक लेख लिखकर साफ शब्दों में इशारा किया है कि आधुनिक दुनिया में भारत जैसे देश एक नए ग्लोबल ऑर्डर का निर्माण कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की औकात 2 कौड़ी की भी नहीं बची है। टैरिफ युद्ध, टेक्नोलॉजी को लेकर लगी रेस और लगातार बदलते गठबंधन के बीच चीन और अमेरिका के बीच जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा एक नए ग्लोबल ऑर्डर को आकार दे रही है। लिहाजा दुनिया एक नए शीत युद्ध में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें आर्थिक स्थिति और इनोवेशन के आधार पर नेतृत्व हासिल करने की रेस लगी है। इस चौराहे पर भारत अपने विशालकाय बाजार और आर्थिक सुधारों का फायदा उठाकर दुनिया में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान इस व्यापार और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अभी भी अपनी स्थिति को तलाश रहा है। पाकिस्तान के सिटी ग्रुप के पूर्व प्रमुख और द गैदरिंग स्टॉर्म जैसी किताब लिखने वाले यूसुफ नजर ने डॉन में एक लेख लिखकर साफ शब्दों में इशारा किया है कि आधुनिक दुनिया में भारत जैसे देश एक नए ग्लोबल ऑर्डर का निर्माण कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की औकात 2 कौड़ी की भी नहीं बची है। इजरायली सैनिकों की वापसी, 5 से 7 साल का युद्ध विराम, गाजा में जंग रोकने के लिए पेश हुआ नया प्रस्ताव। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता की मध्यस्थता कर रहे मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने गाजा में शांति के लिए नया फॉर्मूला पेश किया है। वार्ता से परिचित एक फिलिस्तीनी अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी गई है। प्रस्ताव में गाजा में 5 से 7 साल का युद्ध विराम, इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सभी इजरायली बंधकों की रिहाई, युद्ध का औपचारिक अंत और गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी की बात कही गई है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चरमपंथी संगठन हमास का प्रतिनिधिमंडल काहिरा पहुंचने वाला था।
इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता की मध्यस्थता कर रहे मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने गाजा में शांति के लिए नया फॉर्मूला पेश किया है। वार्ता से परिचित एक फिलिस्तीनी अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी गई है। प्रस्ताव में गाजा में 5 से 7 साल का युद्ध विराम, इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सभी इजरायली बंधकों की रिहाई, युद्ध का औपचारिक अंत और गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी की बात कही गई है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चरमपंथी संगठन हमास का प्रतिनिधिमंडल काहिरा पहुंचने वाला था। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता की मध्यस्थता कर रहे मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने गाजा में शांति के लिए नया फॉर्मूला पेश किया है। वार्ता से परिचित एक फिलिस्तीनी अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी गई है। प्रस्ताव में गाजा में 5 से 7 साल का युद्ध विराम, इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सभी इजरायली बंधकों की रिहाई, युद्ध का औपचारिक अंत और गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी की बात कही गई है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चरमपंथी संगठन हमास का प्रतिनिधिमंडल काहिरा पहुंचने वाला था। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता की मध्यस्थता कर रहे मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने गाजा में शांति के लिए नया फॉर्मूला पेश किया है। वार्ता से परिचित एक फिलिस्तीनी अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी गई है। प्रस्ताव में गाजा में 5 से 7 साल का युद्ध विराम, इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सभी इजरायली बंधकों की रिहाई, युद्ध का औपचारिक अंत और गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी की बात कही गई है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चरमपंथी संगठन हमास का प्रतिनिधिमंडल काहिरा पहुंचने वाला था। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता की मध्यस्थता कर रहे मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने गाजा में शांति के लिए नया फॉर्मूला पेश किया है। वार्ता से परिचित एक फिलिस्तीनी अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी गई है। प्रस्ताव में गाजा में 5 से 7 साल का युद्ध विराम, इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सभी इजरायली बंधकों की रिहाई, युद्ध का औपचारिक अंत और गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी की बात कही गई है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चरमपंथी संगठन हमास का प्रतिनिधिमंडल काहिरा पहुंचने वाला था। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता की मध्यस्थता कर रहे मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने गाजा में शांति के लिए नया फॉर्मूला पेश किया है। वार्ता से परिचित एक फिलिस्तीनी अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी गई है। प्रस्ताव में गाजा में 5 से 7 साल का युद्ध विराम, इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सभी इजरायली बंधकों की रिहाई, युद्ध का औपचारिक अंत और गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी की बात कही गई है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चरमपंथी संगठन हमास का प्रतिनिधिमंडल काहिरा पहुंचने वाला था। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता की मध्यस्थता कर रहे मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने गाजा में शांति के लिए नया फॉर्मूला पेश किया है। वार्ता से परिचित एक फिलिस्तीनी अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी गई है। प्रस्ताव में गाजा में 5 से 7 साल का युद्ध विराम, इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सभी इजरायली बंधकों की रिहाई, युद्ध का औपचारिक अंत और गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी की बात कही गई है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चरमपंथी संगठन हमास का प्रतिनिधिमंडल काहिरा पहुंचने वाला था। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता की मध्यस्थता कर रहे मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने गाजा में शांति के लिए नया फॉर्मूला पेश किया है। वार्ता से परिचित एक फिलिस्तीनी अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी गई है। प्रस्ताव में गाजा में 5 से 7 साल का युद्ध विराम, इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सभी इजरायली बंधकों की रिहाई, युद्ध का औपचारिक अंत और गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी की बात कही गई है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चरमपंथी संगठन हमास का प्रतिनिधिमंडल काहिरा पहुंचने वाला था। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता की मध्यस्थता कर रहे मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने गाजा में शांति के लिए नया फॉर्मूला पेश किया है। वार्ता से परिचित एक फिलिस्तीनी अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी गई है। प्रस्ताव में गाजा में 5 से 7 साल का युद्ध विराम, इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सभी इजरायली बंधकों की रिहाई, युद्ध का औपचारिक अंत और गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी की बात कही गई है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चरमपंथी संगठन हमास का प्रतिनिधिमंडल काहिरा पहुंचने वाला था। कुलभूषण जाधव को फांसी देने की फिराक में पाकिस्तानी सेना, मुनीर के हाथ में फैसला। इस्लामाबाद की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को क्या शहबाज सरकार फांसी देने का प्लान बना रही है? कुलभूषण जाधव को फांसी देने की फिराक में पाकिस्तानी सेना, मुनीर के हाथ में फैसला। इस्लामाबाद की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को क्या शहबाज सरकार फांसी देने का प्लान बना रही है?
ये सवाल इसीलिए उठे हैं क्योंकि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने बताया है कि कुलभूषण जाधव को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिए थे कि कुलभूषण जाधव को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार दिया जाए। दरअसल पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने इमरान खान के कई समर्थकों को विरोध प्रदर्शन के लिए सजा सुनाई है, जिसके बाद इमरान खान के समर्थक ऊपरी अदालत पहुंच गए और उनके वकील ने दलील दी कि अगर कुलभूषण जाधव मिलिट्री कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं तो फिर पाकिस्तानी नागरिक क्यों नहीं। कुलभूषण जाधव को फांसी देने की फिराक में पाकिस्तानी सेना, मुनीर के हाथ में फैसला। इस्लामाबाद की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को क्या शहबाज सरकार फांसी देने का प्लान बना रही है? ये सवाल इसीलिए उठे हैं क्योंकि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने बताया है कि कुलभूषण जाधव को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिए थे कि कुलभूषण जाधव को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार दिया जाए। दरअसल पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने इमरान खान के कई समर्थकों को विरोध प्रदर्शन के लिए सजा सुनाई है, जिसके बाद इमरान खान के समर्थक ऊपरी अदालत पहुंच गए और उनके वकील ने दलील दी कि अगर कुलभूषण जाधव मिलिट्री कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं तो फिर पाकिस्तानी नागरिक क्यों नहीं। कुलभूषण जाधव को फांसी देने की फिराक में पाकिस्तानी सेना, मुनीर के हाथ में फैसला। इस्लामाबाद की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को क्या शहबाज सरकार फांसी देने का प्लान बना रही है? ये सवाल इसीलिए उठे हैं क्योंकि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने बताया है कि कुलभूषण जाधव को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिए थे कि कुलभूषण जाधव को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार दिया जाए। दरअसल पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने इमरान खान के कई समर्थकों को विरोध प्रदर्शन के लिए सजा सुनाई है, जिसके बाद इमरान खान के समर्थक ऊपरी अदालत पहुंच गए और उनके वकील ने दलील दी कि अगर कुलभूषण जाधव मिलिट्री कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं तो फिर पाकिस्तानी नागरिक क्यों नहीं। भारत के IMEC प्रोजेक्ट के लिए यहूदी इजराइल से दुश्मनी भुलाने को तैयार सऊदी, प्रिंस MBS संग PM मोदी की खास मुलाकात। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिससे भारत यूरोपीय देशों तक काफी आसानी से सामान पहुंचा पाएगा, उसको लेकर सऊदी अरब के साथ काफी अहम बातचीत होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए सऊदी अरब दौरे के लिए निकले हैं। इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEC से रसद लागत में 30% तक की कमी आने और परिवहन समय में 40% तक की कमी आने की उम्मीद है। भारत इस प्रोजेक्ट को चीन के BRI के खिलाफ एक मास्टर स्ट्रोक मानता है और इसे एक लोकतांत्रिक प्रोजेक्ट कहता है, जिसमें मिडिल ईस्ट के देशों के साथ यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश भी शामिल है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिससे भारत यूरोपीय देशों तक काफी आसानी से सामान पहुंचा पाएगा, उसको लेकर सऊदी अरब के साथ काफी अहम बातचीत होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए सऊदी अरब दौरे के लिए निकले हैं। इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEC से रसद लागत में 30% तक की कमी आने और परिवहन समय में 40% तक की कमी आने की उम्मीद है। भारत इस प्रोजेक्ट को चीन के BRI के खिलाफ एक मास्टर स्ट्रोक मानता है और इसे एक लोकतांत्रिक प्रोजेक्ट कहता है, जिसमें मिडिल ईस्ट के देशों के साथ यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश भी शामिल है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिससे भारत यूरोपीय देशों तक काफी आसानी से सामान पहुंचा पाएगा, उसको लेकर सऊदी अरब के साथ काफी अहम बातचीत होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए सऊदी अरब दौरे के लिए निकले हैं। इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEC से रसद लागत में 30% तक की कमी आने और परिवहन समय में 40% तक की कमी आने की उम्मीद है। भारत इस प्रोजेक्ट को चीन के BRI के खिलाफ एक मास्टर स्ट्रोक मानता है और इसे एक लोकतांत्रिक प्रोजेक्ट कहता है, जिसमें मिडिल ईस्ट के देशों के साथ यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश भी शामिल है। IPO लाने की तैयारी में फ्लिपकार्ट, सिंगापुर से भारत आने का बनाया प्लान, कब लिस्ट होगी कंपनी। भारत की ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट IPO के जरिए शेयर मार्केट में एंट्री करने जा रही है। इसके लिए कंपनी अब सिंगापुर से भारत में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो फ्लिपकार्ट के बोर्ड ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट साल 2026 तक भारतीय शेयर बाजार में उतरने की योजना बना रही है।
भारत की ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट आईपीओ के जरिए शेयर मार्केट में एंट्री करने जा रही है। इसके लिए कंपनी अब सिंगापुर से भारत में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो फ्लिपकार्ट के बोर्ड ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट साल 2026 तक भारतीय शेयर बाजार में उतरने की योजना बना रही है। भारत की ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट आईपीओ के जरिए शेयर मार्केट में एंट्री करने जा रही है। इसके लिए कंपनी अब सिंगापुर से भारत में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो फ्लिपकार्ट के बोर्ड ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट साल 2026 तक भारतीय शेयर बाजार में उतरने की योजना बना रही है। फिलहाल देश और दुनिया से जुड़ी खबरों में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।